क्या जी 9th से 10 में आ गए हैं और आप लोग क्या चाहते हैं कि साइंस का एक अच्छा शिक्षक मिल जाए जो कि 10वां को एक बेहतर तैयारी करा सके। तो आप डरिए नहीं, क्योंकि हम आ चुके हैं और आप लोग को एक अच्छा सा साइंस पढ़ाएंगे और आप लोग का दिल को गदगद कर देंगे। क्योंकि अब हो जाइए तैयार, आप 9th से आ गए हैं 10th में और यहाँ से एक अच्छा साइंस को पकड़ बना के हम चलने वाले हैं। कहते हैं कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान समझ बुजदिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। कि हम परवाने हैं मौत समा, मरने को अब है खौफ कहाँ। रे तलवार तुझे झुकना होगा, क्योंकि गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। जी प्यारे दोस्तों, आप लोग सभी दोस्तों के साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि आज से आप लोग को अंबेडकर क्लास पे क्लास 10th का साइंस का टेकअप हम कराने वाले हैं। तो आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप 1 से 2 वीडियो हमसे साइंस पढ़ के देखिए और आपको मज़ा नहीं आया ना तो फिर आप हमको बोलिएगा। पहले होता है कि चाइनीज़ माल नहीं है, मतलब पहले भरोसा कीजिए, उसके बाद विश्वास आपको दिलाएंगे खुद। तो आइए हम लोग इस सिलेबस का डिस्कशन आज करने वाले हैं, क्योंकि आज पहला क्लास है। तो पहले देखिए क्या होता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच एक तालमेल होना ज़रूरी है, तब चीज़ों को कुछ अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहले एक दूसरे में परिचित होना जानना है, ठीक है। उसके बाद खुद ब खुद आपको तो ऐसा मज़ा आएगा कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो आइए ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए सीधे चलते हैं हम अपने सिलेबस के दुनिया में। तो आप लोग को पता होगा कि 9th से जब 10th में आए हैं तो यहाँ पे साइंस एक पोर्शन होता है। क्या होता है दोस्तों? साइंस होता है, साइंस। और साइंस में जो होता है, साइंस में आप लोग जानते होंगे कि कितना विषय को पढ़ना पड़ता है। तो आप लोग को तो पता होगा साइंस में टोटल 3 विषय को पढ़ना पड़ता है। साइंस में कितना विषय पढ़ना पड़ता है? 3 विषय पढ़ना पड़ता है, ये कोई भी बता सकता है। तो जिसमें से कि पहला जो हम पढ़ेंगे, पहला इसमें होता है फिजिक्स होता है। क्या होता है? फिजिक्स होता है, फिजिक्स होता है। और साइंस में ही दूसरा पार्ट होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। और इसी में हमको तीसरा पार्ट पढ़ना पड़ता है, उसको हम केमिस्ट्री बोलते हैं, केमिस्ट्री। तो दोस्तों साइंस में टोटल यही 3 सब्जेक्ट को मिला के पढ़ना पड़ता है। अब अगर बात किया जाए साइंस में मार्क की बात किया जाए कि कितना अंक मिलता है, टोटल 80 मार्क का यहाँ पे पूछा जाता है। तो दोस्तों ये नंबर को याद रखिएगा, साइंस में जो होता है 80 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद इसमें 20 नंबर जो होता है प्रैक्टिकल में दिया जाता है, और ये प्रैक्टिकल आपको स्कूल में मिलता है। जहाँ पे आप लोग का नामांकन होगा वहीं से आपको ये 20 नंबर मिलता है। किसी को 20 मिलता है, किसी को 18, किसी को 17। अपना अपना एक होता है कि जैसे तालमेल बना के रखिएगा स्कूल में, उसके हिसाब से यहाँ पे नंबर दिया जाता है। तो हम स्कूल का बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं जो कि 10वीं का बिहार बोर्ड का एग्जाम होगा, उसमें टोटल 80 मार्क का ये पेपर होता है। अब 80 मार्क का पेपर में फिजिक्स कितना नंबर का होगा, बायोलॉजी कितना नंबर का होगा, केमिस्ट्री कितना नंबर का होगा। तो हम पहले आंकड़ा को, पर्याप्त आंकड़ा को हमको पता करना पड़ेगा कि कहाँ से कितना नंबर का पूछता है और किस पेपर में हमको अच्छा स्कोर करना है, अच्छा समय लगा के पढ़ना है, कौन सा पेपर भारी होता है, कौन सा हल्का होता है। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि पढ़ाई करने वक्त टाइम को ध्यान में मैनेजमेंट किया जाता है। तो अगर हम बात करेंगे कि फिजिक्स में अब टोटल साइंस में तो तीनों मिला के होता है 80 नंबर। तो अब फिजिक्स में कितना मार्क का होता है? तो दोस्तों ये जो एवरेज का बात करेंगे, फिजिक्स में टोटल
26 मार्क का होता है। टोटल जो होता है 26 अंक का पूछा जाता है, किससे? फिजिक्स से। अगर वहीं बायोलॉजी का बात करेंगे तो इसमें टोटल 27 अंक का पूछा जाता है। और केमिस्ट्री का अगर बात करेंगे तो इसमें भी 27 अंक का पूछा जाता है। अगर हम टोटल को जोड़ेंगे, देखते हैं कितना नंबर पुरता है, तो 6 7 13, 13 7 20, 20 का शून्य हासिल 2, 2 2 4 2 6 और बाकी 2 8। टोटल मेरा कितना पूर गया? 80 नंबर पूछ गया। तो ये जो 26 नंबर 27 नंबर का पूछता है, ये कोई अंक छोटा नहीं है, बहुत बड़ा अंक है। इसीलिए कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो किसी भी नंबर को आप हल्के में नहीं लीजिएगा। आप एक अच्छी शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि आप अभी 9th से 10वां में आए हैं, यानी 10th में आए हैं। आपको एक शुरू से बेसिक से पकड़ बना के चलना पड़ेगा। देखिए, बहुत बच्चे परेशान होंगे कि सर मैथ कैसे होगा, साइंस कैसे होगा। बस आप चैनल से जुड़े रहिए, सब सब्जेक्ट को इतना अच्छी से कवर करा देंगे, फिर आप इसका कल्पना भी नहीं किए होंगे कि इतना अच्छा से भी कोई सब्जेक्ट को कवर किया जाता है। तो आप बस हम बताएं, आप 1 से 2 वीडियो में बने रहिए, उसके बाद आपको खुद लगेगा कि इस चैनल को छोड़ के हमको दूसरे चैनल का वीडियो नहीं देखना है। बस आप खुद बता दीजिएगा, ये मेरा दावा है। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो हम समझ गए कि फिजिक्स से कितना नंबर पूछा जाएगा। देखिए, 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, ये आप नहीं कहिएगा कि सर एग्जैक्ट 27 नंबर का नहीं पूछता है, 26 नंबर का पूछता है। ये हम भी बोल रहे हैं, अगर ये 27 नंबर का पूछ दिया तो इसमें कोई एक सब्जेक्ट को 26 नंबर का पूछेगा, फिर दूसरा 27 नंबर का पूछेगा, 1-2 नंबर 19-20 हो सकता है। एक हम एवरेज बता दिए हैं कि कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा, चाहे फिजिक्स से होगा चाहे बायोलॉजी होगा, एक 26 नंबर का पूछेगा, बाकी 2 27 नंबर का पूछेगा। तो कुछ इस प्रकार से 80 नंबर का ये पेपर होगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि ये तीनों पेपर में सबसे ज़्यादा जो खतरनाक होता है, खतरनाक क्या होता है। तो अगर सही में बात किया जाए ना, साइंस को पढ़ना एक टेक्निक है, और जो टेक्निक से पढ़ते हैं वो साइंस को एकदम गर्दा मचा देगा। तो याद रखिएगा, इसमें से आपको लगता होगा कि सर केमिस्ट्री मेरे लिए भारी है, कोई ऐसा विद्यार्थी होगा जिसको लगता है नहीं सर हमको फिजिक्स भारी लगता है। तो सबका एक अपना अपना माइंड होता है, इसके लिए क्या कीजिएगा। लेकिन याद रखिए, आप किसी भी माइंड का है, आप किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, आप यहाँ पे आए हैं, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सब चीज़ अच्छा होगा। तो चलिए, अब जो हम लोग कौन सा सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, तो याद रखिएगा अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स को जब स्टार्ट करेंगे इसके बाद केमिस्ट्री लगेगा या तो बायोलॉजी लगेगा, फिजिक्स के बाद लगेगा। आइए अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th, और क्लास 10th में जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो है फिजिक्स। तो आइए ना पहले फिजिक्स के बारे में ही चर्चा क्यों ना कर लें। और फिजिक्स को पढ़ने से पहले हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि हम कौन कौन सा चैप्टर को पढ़ेंगे फिजिक्स में, टोटल कितना चैप्टर होता है, सबका कितना इम्पोर्टेंस होता है। तो आइए सारी की सारी जानकारी हम लोग जानेंगे सिलेबस में। तो दोस्तों, फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन। और दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का, वो दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों, एक बार आप लोग चैप्टर को बोलिएगा मेरे साथ। पहला जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश के परावर्तन। और दूसरा जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है प्रकाश का अपवर्तन। और इसी में हमको तीसरा जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मानव नेत्र। जी हाँ दोस्तों, क्या पढ़ने वाले हैं? इसी में मानव नेत्र। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 3 चैप्टर लिखाए हैं। और चौथा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विद्युत धारा। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? वो पढ़ेंगे विद्युत धारा। और
इसी में हमको पांचवा पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा का, क्या दोस्तों, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। और सबसे लास्ट में जो है छठा चैप्टर, वो ऊर्जा का स्रोत, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, वो पढ़ेंगे ऊर्जा का स्रोत। यहां तक बताइए, क्या आप लोग को पता चल गया कि हम लोग फिजिक्स में टोटल कितना चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हमको फिजिक्स में 6 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पहला है प्रकाश के परावर्तन, और दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा है मानव नेत्र, चौथा विद्युत धारा, पांचवा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और छठा जो पढ़ेंगे ऊर्जा का स्रोत पढ़ने वाले। आप केवल यहाँ पे बने रहिए, ये टोटल चैप्टर को इतना आसान से पढ़ेंगे कि आप कभी इसका कल्पना भी नहीं किए होंगे। तो आइए ना पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद तारीफ किया जाए। तो इसमें से पहला जो चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन। पहला चैप्टर हेडिंग लगेगा, आप लोग भी अपने अपने कॉपी में हेडिंग लगा लीजिएगा। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, तो ये है पहला चैप्टर। अब हम लोग जानेंगे ये प्रकाश का परावर्तन में साइंस में इसका वेटेज क्या है, क्या एक चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन इससे बनता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, पहला चैप्टर का इतना ज़्यादा वेटेज है, इतना ज़्यादा वेटेज है कि आप सोच नहीं सकते हैं। हम क्या बताएं हैं कि टोटल फिजिक्स में 27 नंबर का पूछता है। टोटल फिजिक्स का बात करते हैं, यानी कि 6 चैप्टर मिला के 27 अंक का प्रश्न पूछता है। और जिसमें कि बता दूं कि पहला जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, और इसी का वेटेज होता है टोटल 8 से 10 अंक। कितना दोस्तों, 8 से 10 अंक समझ जाइए कि प्रकाश का परावर्तन। अब समझिए 27 में 10 नंबर इसी से पूछ दिया, तो यानी कि समझ रहे हैं इसका वेटेज कितना है। तो इसका वेटेज यहाँ से पता चलता है। तो आइए हम लोग इसको एक अच्छे तरीका से पढ़ेंगे और हम समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन है क्या। तो प्रकाश का परावर्तन तक जाने में एकदम बता दो पूरा बेसिक से चलेंगे। इससे बेसिक और इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। बस आप धैर्य से सुनते रहिए कि हमको प्रकाश का परावर्तन में क्या पढ़ने वाले हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का अगर बात करेंगे तो प्रकाश का परावर्तन में हम लोग सबसे पहले इसमें ये जानेंगे कि आखिर ये प्रकाश है क्या, प्रकाश है क्या। अब जानिए प्रकाश क्या है। अगर हम प्रकाश की बात करेंगे तो प्रकाश क्या है। सपोज कीजिए कि अभी लाइट जल रहा है, यानी कि अभी क्या है, लाइट जल रही है और हर चीज़ आपको अच्छी तरीक़ा से दिखाई पड़ता है। क्या इसी दरमियान हम लाइट को बंद कर देंगे तो क्या आपको जो हम दिख रहे हैं, बोर्ड दिख रहा है, क्या ये सारी की सारी वस्तुएं आपको दिखाई पड़ेगा? तो आप बोलिएगा नहीं, दिखाई नहीं पड़ेगा। तो हम आपसे एक क्वेश्चन करना चाहते हैं, क्यों नहीं दिखाई पड़ता है, आखिर इसका दिखने का रीज़न क्या है। तो आप साफ साफ ये समझिए कि अगर हम बंद कर देंगे प्रकाश तो कोई भी वस्तु नहीं दिखता। इसका मतलब ये है अगर कोई वस्तु हमको दिखाई पड़ रहा है तो वो किसका कारण है, प्रकाश का कारण है। प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो क्या हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे? तो बिल्कुल आपका जवाब होगा जी नहीं सर, हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। प्रकाश है तो वस्तु दिखाई पड़ती है। तो हम क्या कहेंगे प्रकाश के बारे में? तो अगर पूछा जाए कि प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं,
किसी भी वस्तु को देख पाते हैं? क्या यही न होगा? क्या प्रकाश के कारण ही ना किसी वस्तु को देख पाते हैं? तो यही चीज हम बोलेंगे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश, क्या बोलेंगे दोस्तों, आपको भी साथ साथ परिभाषा को बोलते जाना है। क्या बोलेंगे कि प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है, वह कारक है जिसकी सहायता से, क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। क्या ये चीज आप लोग को क्लियर हुआ? अगर आपको क्लियर हुआ तो एक बार आप लोग जरूर बताइएगा कि सर यहां तक क्लियर है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे समझिए, तो हमको तो प्रकाश पता चल गया। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अब यहाँ से एक और पॉइंट आता है कि अब आगे जो समझेंगे, कृपया आप लोग ध्यान रखिएगा, हम लोग समझेंगे प्रकाश स्रोत। क्या समझेंगे दोस्तों? हमको समझना है प्रकाश स्रोत। कोई भी बच्चा इसमें से आप बताइए कि प्रकाश स्रोत किसको कहते हैं? अगर किसी को जानकारी है तो बताइए, अगर जानकारी नहीं है तो हम आपको बताएंगे। तो हम चर्चा करने वाले हैं प्रकाश स्रोत के बारे में। अब आप लोग थोड़ा सा प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा। अब ये समझिए कि प्रकाश स्रोत क्या है। तो अब देखिए, स्रोत का मतलब क्या है, समझ रहे हैं? स्रोत का मतलब एक है रास्ता होता है। जैसे अभी जो आप लोग YouTube पे वीडियो देख रहे हैं, इसका स्रोत क्या है? किसके वजह से आप YouTube पे पढ़ाई कर रहे हैं? तो आप लोग बोलिएगा कि सर हम जो जिस स्रोत से हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो स्रोत मेरा फ़ोन है। अगर क्या आपके पास फ़ोन नहीं रहेगा तो क्या आप अभी वीडियो देखते? तो बोलते नहीं सर, अभी हम वीडियो नहीं देख पाते। इसीलिए अभी आपके पढ़ाई का जो स्रोत है वो क्या है? फ़ोन है। यही होता है क्या? स्रोत। अभी जो हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत ये है कि अगर मेरे पास मार्कर नहीं रहता, अगर मेरे पास व्हाइट बोर्ड नहीं रहता, अगर मेरे पास माइक नहीं रहता, अगर मेरे पास फ़ोन नहीं रहता, तो हम आपको पढ़ा नहीं पाते। तो इसीलिए जितने भी चीज़ से हम काम कर रहे हैं ये सभी का सभी स्रोत है। तो आप लोग को स्रोत समझ में आ गया। हम कह रहे हैं स्रोत, अब किसकी स्रोत? तो प्रकाश स्रोत। इसका मतलब ये है कि प्रकाश का स्रोत। तो प्रकाश का स्रोत मतलब क्या हुआ? जिससे प्रकाश निकले। ये जो है अभी फोन है, क्या ये फोन मोबाइल जो है प्रकाश स्रोत है? तो बोलेंगे देखते हैं सर क्या ये प्रकाश स्रोत है कि नहीं है। तुरंत हम क्या किए, मोबाइल को निकाले और इसका फ्लैश जला दिए। अब बताइए, जैसे फ्लैश जला दिए तो यहाँ पे मोबाइल से क्या निकल रहा है? प्रकाश निकल रहा है। तो हम ये कहेंगे कि जिस वस्तु से, यानी कि क्या बोलेंगे दोस्तों, कि जिस वस्तु से क्या निकले? प्रकाश निकले, उसी को ना हम क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत कहेंगे। अभी हम पढ़ा रहे हैं, बल्ब को जला दिए हैं, तब बल्ब से क्या निकल रही है? प्रकाश निकल रही है। तो अब क्या बल्ब स्रोत है प्रकाश का? तो आप लोग बोलिएगा जी हाँ सर, बल्ब से प्रकाश निकल रही, इसीलिए बल्ब क्या है? प्रकाश स्रोत है। तो आप लोग और भी प्रकाश स्रोत का नाम ले सकते हैं। तो हम यानी कि कहना क्या चाह रहे हैं कि प्रकाश स्रोत के बारे में अगर पूछा जाए तो आप लोग का जवाब होगा कि जिस वस्तु से क्या निकले? प्रकाश निकले। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकले हम उसको प्रकाश की स्रोत कहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो क्या आप लोग इसका उदाहरण दे सकते हैं? क्या
आप लोग इसका उदाहरण दे सकते हैं? तो बताइएगा कि ऐसा कौन सा वस्तु है जिससे कि प्रकाश निकलता है। तो आप लोग बताइए। सूर्य, अगर हम बात कर रहे हैं सूर्य का, तो क्या ये सूर्य प्रकाश स्रोत है? तो आप लोग बोलिएगा जी हाँ सर, बिल्कुल ये प्रकाश स्रोत है। उसके बाद तारे प्रकाश स्रोत है, तो तारे भी प्रकाश स्रोत हैं। और क्या हो सकता है? और मोबाइल भी है, मोबाइल। क्या लालटेन नहीं है सर? तो हाँ बोलेंगे लालटेन भी है, लालटेन। क्या मोमबत्ती नहीं है? तो हाँ मोमबत्ती भी है, मोमबत्ती। उसके बाद जुगनू, जुगनू, जुगनू भी है, ईटीसी इत्यादि। और सब भी क्या है? प्रकाश स्रोत है। आप लोग को थोड़ा सा जुगनू में कंफ्यूजन होगा, उस बच्चे को बता दो। जुगनू जो होता है, आप लोग अंधेरे में देखे होंगे, अंधेरे में छोटा जैसा रहता है और बढ़ता है, जिसको भगजोगनी कहते हैं देहाती में। अब आप लोग किधर क्या चलता है हमें नहीं मालूम, लेकिन उसको हम लोग के यहाँ भगजोगनी कहते हैं। उसी को, उसका जो नाम होता है जुगनू होता है। तो जुगनू भी क्या करता है? प्रकाश निकालता है। तो जुगनू भी क्या है? एक प्रकार का प्रकाश स्रोत है। तो अब यहाँ पे बात ये आया कि सूर्य भी है, तारे भी है, मोमबत्ती भी है, लालटेन भी है। तो क्या हम इतना वस्तु को जो पढ़ने लगेंगे, क्या इसको बांट के पढ़ सकते हैं? तो बोलेंगे जी हाँ सर, हम बांट के पढ़ सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि प्रकाश स्रोत को भी अलग अलग बांटा जा सकता है, यानी कि एक सही क्रम बैठाने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। तो अब आइए हम इसको बांट के पढ़ते हैं। तो अब प्रकाश स्रोत जो होता है, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत, क्या प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो अगर इसको बांटा जाए सही क्रम में, तो प्रकाश स्रोत जो होता है दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है, जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक, प्राकृतिक स्रोत। और फिर दूसरा जो होता है, उसको हम कहते हैं मानव निर्मित स्रोत, मानव निर्मित स्रोत। तो दोस्तों, तो प्राकृतिक स्रोत भी होता है, यानी कि प्रकाश स्रोत कैसा होता है? प्राकृतिक स्रोत भी हो सकता है और मानव निर्मित भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल का बात करूं, तो सूर्य जो है, तो यानी कि आप लोग को तो पता होगा कि प्राकृतिक स्रोत किसको कहते हैं। ये चीज को कौन बनाया? प्राकृतिक में तो पहले से ये मार्कर नहीं था, ये कौन बनाया? मानव बनाया। यानी कि जिस वस्तु को मानव बनाता है उसको मानव निर्मित कहते हैं, और जो पहले से होता है, यानी जो कि मानव नहीं बनाया है, उसको प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। तो प्राकृतिक स्रोत यानी कि इसमें क्या होगा? जो कि इसमें मानव नहीं बनाया होगा। तो प्राकृतिक स्रोत यानी कि प्राकृतिक स्रोत में प्रकाश स्रोत को किसको किसको रख सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए सूर्य, सूर्य मानव के बाप का दम है कि सूर्य को बना दे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसीलिए सूर्य, तारे, ये सभी का सभी क्या है? ये सभी का सभी प्राकृतिक स्रोत है। तो इसका जो एग्जाम्पल का बात करेंगे कि प्राकृतिक स्रोत में कौन कौन आएगा, तो इसमें हो जाएगा सूर्य आ जाएगा, और चंद्रमा आएगा, चंद्रमा आएगा। उसके बाद तारे भी आएंगे और इत्यादि, ईटीसी कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर मानव निर्मित का बात करें, तो अब मानव निर्मित में याद रखिएगा वैसा वस्तु को इसमें रखना है जिससे प्रकाश निकलता है। ऐसा नहीं कि मानव तो मार्कर भी बनाया है, उसके बाद ये क्या है? ये कपड़ा भी बनाया है, इसको भी नहीं कहते मानव निर्मित कहेंगे, लेकिन हम उसको पकड़ के ला रहे हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश निकले। क्या मानव मार्कर बनाया इससे प्रकाश निकल रहा है? ये प्रकाश नहीं निकल रहा है, तो ये प्रकाश स्रोत नहीं है। तो वैसा मानव निर्मित स्रोत बताना है जिस वस्तु से क्या निकले? प्रकाश निकले। तो हम कह सकते हैं मानव निर्मित स्रोत में जो होता है, तो दोस्तों मानव निर्मित में हम बोल सकते हैं मोबाइल आ जाएगा। अगर इसका एग्जाम्पल का बात करें, जैसे क्या क्या होगा मानव निर्मित स्रोत में, तो मोबाइल होगा,
मोबाइल के बाद हो जाता है लालटेन भी होगा, लालटेन भी होगा, और मोमबत्ती होगा, मोमबत्ती भी होगा, इत्यादि कर देते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो ये सारी की सारी क्या होता है, प्रकाश में पढ़ना पड़ता है। और इसमें कुछ पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जिससे कि हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। तो आप लोग प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताइएगा, अभी तक जो इतना पढ़ें क्या आप लोग को समझ में अच्छी तरीक़ा से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो एक बार कमेंट में बताइएगा आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया। हो सकता है थोड़ा सा लेवल को और हम नीचे करके बता सकते हैं। तो क्या एक बार आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा क्या यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं आया। उसके बाद और हम समझेंगे कि और प्रकाश क्या क्या हो सकता है, प्रकाश और क्या क्या हो सकता है। अब हम जैसे दूसरा टॉपिक का बात करेंगे, प्रकाश को ही जानने की प्रयास करेंगे। तो प्रकाश है क्या। और दोस्तों याद रखिएगा कि प्रकाश जो है एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश अगर पूछेगा कि प्रकाश क्या है तो आपको ये भी जवाब देना है कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है दोस्तों, तो बोलेंगे ऊर्जा है, ऊर्जा है। आप लोग 9th में पढ़े होंगे ऊर्जा जो होता है कभी खत्म नहीं होता है। क्या बोले दोस्तों कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होता है। अब जब खत्म नहीं होगा तो उसका उपयोग कैसे होता है, तो याद रखिएगा ऊर्जा खत्म नहीं होता है। ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। ऊर्जा जो होता है वो एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है, यही ऊर्जा का काम है। और ऊर्जा कभी खत्म नहीं होता है। तो अब हम बात करेंगे कि जब प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, प्रकाश बदला जाएगा। जैसे अगर हम बात करेंगे इसका उदाहरण का, तो उदाहरण में ये आएगा एक बल्ब होता है, उसके बाद लालटेन होता है, लालटेन होता है, सूर्य होता है, सूर्य होता है। तो ये सभी के सभी से क्या होता है, प्रकाश निकलता है। अब प्रकाश निकलता है, प्रकाश ऊर्जा है, क्या इसको हम बदल सकते हैं, तो आपका जवाब आएगा जी हाँ सर हम इसको बदल सकते हैं। अब देखिए ना बल्ब, बल्ब से प्रकाश निकल रही। अब बल्ब जब जलता है तो बल्ब को जलाने के लिए क्या करना पड़ता है। क्या अगर हम घर से या कहीं दुकान से बल्ब लाएंगे और हम बोल देंगे कि बल्ब तुम अब जल जा, क्या हमारे कहने से बल्ब जलेगा, तो नहीं जलेगा ना। कैसे जलेगा, किसी को कहने से बल्ब कैसे जलेगा। जब तक कि हम उसमें तार जोड़कर वहां पे विद्युत को नहीं देंगे तो क्या बल्ब जलेगा, तो बल्ब नहीं जलेगा। तो बल्ब को जलने में हमने क्या किया, तो बल्ब को जलने में हमने पहले उसमें विद्युत दिया, तब क्या हुआ, बल्ब जल गया। यानी कि बल्ब जल गया तो उससे प्रकाश निकल गया। यानी कि बल्ब को हम पहले कौन सा ऊर्जा दिए, तो बल्ब को हम पहले विद्युत ऊर्जा दिए। और विद्युत ऊर्जा जैसे पड़ा तो वो किस ऊर्जा में बदल गया, तो वो प्रकाश ऊर्जा में बदल गया। तो हम कह सकते हैं कि बल्ब जो होता है किस ऊर्जा को किस रूप में बदल दिया, तो बल्ब जो है वो विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदला, तो कहेंगे कि प्रकाश ऊर्जा में बदला, प्रकाश ऊर्जा में बदला। तो यहां तक बताइए क्या चीजों को समझ में आ रहा है आपको। अब हम जानेंगे कि लालटेन, अब क्या आएंगे, लालटेन, वही बात आया लालटेन। अब लालटेन को ला रहे हैं, उसको हम बार बार बोल रहे हैं तुम जल जाओ, तुम जल जाओ, क्या लालटेन कभी जलेगा, तो आपका जवाब आएगा कि बिल्कुल लालटेन नहीं जलेगा। तब लालटेन जलेगा कैसे, तो लालटेन जलता है, तो जलता है ना, तो सबको पता है जलता है। तो अब उसको भी हम क्या करते हैं, वो भी तो कोई ना कोई ऊर्जा को बदल के प्रकाश में निकलता है। तो याद रखिएगा लालटेन में जब तक आप
तेल नहीं डालिएगा, कितनों कोशिश कर लीजिए, कितनों कोशिश कर लीजिए, प्रयास कर लीजिए, लालटेन जलने वाला नहीं है। तो याद रखिएगा, वो केरोसिन तेल जो होता है वो क्या है, रासायनिक चीज है। क्या है, रासायनिक चीज है। तो अब उसको दिए तब जाके लालटेन जला। तो अब रासायनिक ऊर्जा को लालटेन किस ऊर्जा में बदल रहा है, तो प्रकाश ऊर्जा में। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं लालटेन जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल रहा है, तो याद रखिएगा रासायनिक ऊर्जा को, कौन सा ऊर्जा, तो रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल रहा है, तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल रहा है दोस्तों। किस ऊर्जा में, तो प्रकाश ऊर्जा में। क्या आपको ये समझ में आया। अब फिर याद रखिएगा एक चीज, सूर्य। अब सूर्य जो होता है ना, एक हम आगे इसमें बताएंगे, याद रखिएगा इसमें होता है सूर्य जो है ना, नाभिक के ऊर्जा के कारण इतना ज़्यादा प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो अलग से हम इसको बताएंगे, नाभिक के बारे में चर्चा करेंगे, नाभिक है क्या। तो बस इसमें याद रखिएगा, इसमें जो होता है सूर्य किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो याद रखिएगा नाभिकीय ऊर्जा को, नाभिकीय ऊर्जा को किस ऊर्जा में, तो प्रकाश ऊर्जा में। नाभिकीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है कौन, तो सूर्य। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कहेगा कि बल्ब जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। कहेगा कि लालटेन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। अगर सूर्य के बारे में पूछ दिया जाए तो सूर्य भी जो होता है नाभिक के ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। क्या यहाँ तक चीज़ों को समझ में आ रहा है, यस या नो जवाब दीजिएगा। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा तो हम आगे की चर्चा करेंगे। अब फिर यहाँ पे देखिएगा, अब अगला जो हम इसमें टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक नहीं है, वो एक बेसिक जानकारी है जिसको कि हम समझेंगे। प्रकाश के बारे में हम इतना चीज जान लिए, और कुछ हम प्रकाश के बारे में जानते हैं। तो देखना ये है कि प्रकाश जो है, प्रकाश क्या, प्रकाश जो चलता है, अगर बल्ब को जलाए तो वो हमरे तक पहुंचा, यानी कि हमारे तक जो पहुंचता है, इसका मतलब वो प्रकाश का जो किरण है ना, किरण वो गति करके यहाँ तक आया है। तो अब वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगा, तो अब वहाँ से यहाँ तक आया, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोई ना कोई चाल से आया है ना। अब ये जानेंगे कि प्रकाश का भी चाल होता है। तो अब समझिए, प्रकाश तो गति करती, प्रकाश का चाल होता है। प्रकाश का चाल क्या, माध्यम समझते हैं, प्रकाश का चाल क्या अलग अलग हो सकता है। तो जैसे सपोज दैट, अगर ये कोई सड़क है और सड़क में गड्ढा है, और एक सड़क ऐसा है जो एकदम NH के तरह है, क्या यहाँ से कोई गाड़ी चलेगी, यहाँ से अगर कोई गाड़ी चलेगी और इस सड़क से कोई गाड़ी चलेगी, क्या इन दोनों के चाल में अंतर होगा। तो आप लोग बोलेंगे कि जी हाँ सर, इसमें तो बहुत ज़्यादा अंतर होगा, इस गाड़ी की चाल बहुत कम होगा और इस गाड़ी की चाल ज़्यादा होगा। तो वैसे ही प्रकाश जो है अलग अलग माध्यम में गति करती है, और अलग अलग माध्यम में गति करने के कारण प्रकाश की जो चाल होती है ना, वो अलग अलग होती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश की जो चाल है क्या अलग अलग होता है कि समान होता है। आप लोग कहिएगा कि प्रकाश की जो चाल होता है वो अलग अलग माध्यम में क्या होती है, हाँ अलग होती है। तो हम कह सकते हैं क्या, कि प्रकाश की चाल, बोलेंगे कि प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है कि समान होती है। तो आप बोलेंगे अलग अलग होती है। कब अलग अलग होती है, जब उसका माध्यम अलग हो। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, कौन सी माध्यम दोस्तों, विभिन्न का मतलब होता है कि अलग अलग माध्यम। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होती है, तो अलग होती है। तो अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ तक बताइए, क्या ये पॉइंट आप लोग को समझ में आया। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि प्रकाश की चाल
प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। अब समझिए दोस्तों कि माध्यम क्या होता है। माध्यम क्या होता है तो याद रखिएगा, माध्यम जैसे आप देखिए ठोस वस्तु, अगर ठोस से भी प्रकाश पार कर रहा है और जल से प्रकाश पार कर रहा है, उसके बाद निर्वात का मतलब समझते हैं जहाँ पे पूरा खाली जगह है और निर्वात से प्रकाश पार कर रहा है। तो अलग अलग जो ये माध्यम है, ठोस है, कांच है, जल है, उसके बाद निर्वात है, हवा है, ये सभी का सभी माध्यम है। अगर इस माध्यम से प्रकाश चलेगा तो सभी माध्यम से इसकी चाल अलग अलग होगी। इसीलिए कहते हैं कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, अलग होती है। अब यहाँ पे देखिए दो पॉइंट बनता है जो कि एकदम ऑब्जेक्टिव की पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा भी जा सकता है। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा। तो अब कहेंगे कि अलग अलग होता है, तो इसमें दो पॉइंट बनता है कि अलग अलग होता है। तो ये ना बताइए आप कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होगा, ये पॉइंट भी बन सकता है। और दूसरी पॉइंट ये बनता है कि आप ये भी बता दीजिए कि प्रकाश की चाल कम सबसे किस माध्यम में होती है। तो दोस्तों इधर ध्यान दीजिए, इधर प्रकाश की चाल जो होता है सबसे अधिक का बात करेगा। क्या कहेगा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक, प्रकाश की चाल सबसे अधिक। और इसी से पॉइंट बनता है दूसरा कि प्रकाश की चाल, क्या दोस्तों, प्रकाश की चाल सबसे कम। क्या बोले कि प्रकाश की चाल सबसे कम का अगर बात कर दें तब क्या होगा। तो याद रखिए दोस्तों, जहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, जहाँ पे एकदम खाली जगह होगा, वहाँ पे प्रकाश की चाल कम होगा। अगर हम सबसे अधिक का बात करेंगे, यानी कि जहाँ पे प्रकाश को जाने में बहुत कठिनाई होगा, वहाँ पे इसका चाल क्या होगा, अधिक हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं ये जो है, ये तो ठोस, अगर इसको ठोस कहा जाए, क्या यहाँ से प्रकाश पार कराएंगे तो क्या प्रकाश सबसे पहले तो उधर जेबे नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे प्रकाश फैल हो जाता, इसका चाल कम हो जाता, इतना कम हो जाता नहीं के बराबर। यानी कि सबसे कम किस में होता है, ठोस में होता है। अगर अधिक का बात करें तब, अधिक का अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा जहाँ पे कुछ नहीं होगा, एकदम खाली जगह होगा। क्या बोले दोस्तों, गौर कीजिएगा यहाँ ये पॉइंट पे, एकदम खाली जगह, और उस खाली जगह को हम लोग नाम देते हैं निर्वात। क्या नाम देते हैं, इस शब्द को रिपीट कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है जिसका नाम क्या है, निर्वात। तो निर्वात का मतलब क्या होता है, एकदम खाली जगह। और यही निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे अधिक होती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल जो होता है सबसे अधिक किस में होती है, तो प्रकाश की चाल जो सबसे अधिक होती है वो होती है किस में, निर्वात में होती है। ऑब्जेक्टिव अगर पूछेगा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होता है, तो आप लोग चुटकियों में आंसर कीजिएगा, किस में होती है, निर्वात में होती है। अगर यही कह दें कि प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होगा, तो दोस्तों आप लोग का जवाब ये आएगा कि प्रकाश की चाल ना सबसे कम ठोस में होगा, प्रकाश की चाल सबसे कम ठोस में होगा। अब यहाँ पे अगर क्रम का बात किया जाए, वो क्रम में हम देखेंगे कि प्रकाश की चाल की क्रम, प्रकाश की चाल की क्रम, चाल की क्रम समझेंगे। पहले जो क्रम होगा सबसे अधिक वाले को लेंगे, उसके बाद उससे कम को लेंगे, उसके बाद उससे कम और लास्ट में सबसे कम को लेंगे। ये क्रम को अरेंज करना पड़ेगा। अगर ये करने के लिए हमको बोल दे कि प्रकाश की चाल सबसे जो अधिक होता है किस में होता है, निर्वात में होता है, उसके बाद कहेगा इसके बाद कौन होता है, तो निर्वात के बाद आता है हवा, हवा के बाद किस में आता है, हवा के बाद होता है जल, और जल के बाद सबसे कम अगर कहे तो सबसे कम में क्या हो जाएगा, सबसे कम में ठोस हो जाएगा। क्या यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो एक बार कमेंट में यस बोलिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में नो बोलिए।
अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है तो क्या टॉपिक को धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएं? यस दोस्तों, बताइए क्या हम टॉपिक को आगे बढ़ाएं? तो आप लोग का जवाब है जी हाँ सर, हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले ये आप लोग को कॉपी में नोट कर लेना है और नोट करके एक अच्छे तरीक़ा से फेयर कॉपी बना लीजिए ताकि आप लोग को पढ़ने में कोई परेशानी नहीं हो। तो क्या हम चीज़ों को मिटा सकते हैं? तो आप लोग एक बार बोलिएगा क्या इसको हम मिटा दें? तो जी हाँ, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो इसको तो मिटाना पड़ेगा। अब क्यों, हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड है ना कि हम इसको क्या करेंगे स्लाइड में ला के ऊपर कर देंगे, ऐसा तो बात है ना। गरीब विद्यार्थी, गरीब मास्टर सब है इसमें, तो क्या करेंगे इसको मिटा के फिर से हमको लिख के पढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग कॉपी में अच्छा से नोट कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं। दोस्तों ये टॉपिक आपको ऑब्जेक्टिव में इसका प्रश्न पूछ सकता है कि वो जो प्रश्न होगा वो प्रश्न ये है, ये हमने एक हंसता हुआ सूर्य की फोटो बनाई और नीचे में ये पृथ्वी है। क्या है दोस्तों? पृथ्वी है। अब यहाँ सूर्य से लेके पृथ्वी तक की जो दूरी है, क्या है दोस्तों? सूर्य से पृथ्वी तक की जो दूरी है वो है 15 करोड़। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। दोस्तों याद रखिएगा, सूर्य से लेके पृथ्वी तक की जो दूरी है वो कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। अब यहाँ से बताइए इसका प्रकाश हम लोग के पृथ्वी तक पहुँच पाती है, यानी कि यहाँ तक जो प्रकाश पहुँचती है उसका चाल कुछ अलग होगा। अब ये बताइए कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, नोट दे करके लिखिए। नोट दे के ये लिखना है कि सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय, सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगाता है। तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको पूछेंगे तो याद रखिएगा, सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश आने में समय लगता है वो लगता है 8 मिनट 16 या नहीं तो 20 सेकेंड। तो इतना समय लगता है किसका? सूर्य की प्रकाश को कहाँ तक आने में? पृथ्वी तक आने में। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगाता है? 8 मिनट 20 सेकेंड लगाता है। ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। इस पॉइंट को आप लोग नोट करके याद रखिएगा। दोस्तों अभी तक में 4 बार लाइन जा चुकी है, इसके कारण क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि आज का क्लास को हम यहीं तक रखें। क्या आप लोग यस या नो बोलिए। अब जो चलेगा नेक्स्ट क्लास इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोग जाते जाते एक बार ये बता दीजिएगा कि आपको ये फिजिक्स पढ़ के कैसा लग रहा है। क्या आपको ये जो जितना चीज़ हम बता रहे हैं क्या आपको समझ में आ रहा है कि ना? एक बार जाते टाइम कमेंट में यस या नो लिख के ज़रूर जाइएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।